बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके आपने कैसे आंसर करने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो वर्क के बारे में है। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है कि जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, तो हम कहते हैं कि बॉडी पे वर्क किया गया है। ठीक है, यानी ये अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, यानी ये बॉडी है जिसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। हाँ, ये फोर्स जो है ये किसी एंगल पे भी लग सकती है, जरूरी नहीं है कि ये एफ और डी बिल्कुल पैरेलल हो। ये फोर्स इस तरीके से भी लग सकती है। एफ इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर कवर हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो थीटा भी हो सकता है। इसके अलावा फोर्स का यहाँ पे जो बेसिक फार्मूला लिखा गया है वो है एफ डॉट डी। और ये फार्मूला आपका वैलिड है फॉर कांस्टेंट फोर्स, यानी अगर फोर्स कांस्टेंट आप अप्लाई कर रहे हैं, वेरिएबल फोर्स नहीं है, तो उस वक्त ये फार्मूला वैलिड है। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है, और आपने एक पार्टिकल को, बॉडी थी उसको आपने पॉइंट ए से डिस्प्लेस करवाया पॉइंट बी तक, तो फिर उसका जो वर्क डन आप फाइंड करेंगे वो आप फाइंड करेंगे इस फार्मूले से, इंटीग्रेशन के फार्मूले से। इंटीग्रेट आप करेंगे ए से बी तक, और आगे आप फोर्स लेंगे, और आगे एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, और इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये उस केस में जब आपकी फोर्स जो है वो वेरिएबल होगी। इसके अलावा एक और पॉइंट, ये जो ऊपर एफ डॉट डी है, इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो एफ डॉट डी आपका बनता है एफ डी कॉस थीटा, और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आप फोर्स के कंपोनेंट बनाते हैं, यानी ये फोर्स आपकी लग रही है किसी बॉडी पे और ये इधर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है, तो इस फार्मूले से आपको नजर आ रहा है कि जो वर्क डन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी एफ कॉस थीटा की वजह से हो रहा है। यानी वर्क डन में जो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा, उसका कोई रोल नहीं है। इसके अलावा आप वर्क डन जो करवाते हैं किसी बॉडी पे, वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो कब हो सकता है, जब जो अप्लाइड फोर्स है वो परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के, यानी ये फोर्स इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट जो है उस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 मान रहा है, तो लिहाजा जो वर्क डन है वो जीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल जो है वो जीरो से ग्रेटर और लेस देन 90 है, तो फिर जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे ही आपका एंगल ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, तो फिर वर्क डन जो है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा बल्कि नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आप बड़े फेमिलियर हैं। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसमें जब आप किसी बॉडी पे वर्क डन करते हैं अलॉन्ग क्लोज्ड पाथ, ये कंडीशन मस्ट है, पाथ क्लोज होना चाहिए, तो वो क्या होता है, वो जीरो होता है। यानी ऐसी फोर्स जिसकी वजह से आप किसी बॉडी पे क्लोज पाथ में वर्क करवाएं और वो जीरो आ जाए, तो उस फोर्स को आप कहेंगे ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अलावा कंजर्वेटिव फोर्स का एक और भी है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स में जब आप वर्क डन करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। यानी आपने एक पार्टिकल को ये पॉइंट ए से उठाया और यहाँ पॉइंट बी तक आप लाए हैं, तो आपके पास कितने वेज हो सकते हैं, आपके पास ये पहला वे है, दूसरा वे आपके पास ये हो सकता है, तीसरा वे आपके पास ये डायरेक्ट हो सकता है। तो किसी भी वे को अडॉप्ट करने, किसी भी पाथ को अडॉप्ट करने, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड, यानी ए से बी की तरफ आप जैसे मर्जी चले जाएं, वर्क डन उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये नहीं है कि आप सोचें कि शायद ये वाला चूंकि डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है इधर, तो इधर वर्क डन ज्यादा होगा, और इधर चूंकि कम है डिस्प्लेसमेंट तो ये वर्क डन कम होगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसको आप उसके उल्ट कर लें, यानी जब आप किसी फोर्स की वजह से क्लोज पाथ में वर्क डन करवाते हैं और वो जीरो नहीं आता, यानी नॉन जीरो आता है, तो आप कहेंगे कि अब आपकी जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एक क्वेश्चन आया जी कि नेगेटिव जो वर्क डन उसकी सिग्निफिकेंस है, तो इसमें नॉन कंजर्वेटिव में ही आ जाता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से जब आप किसी बॉडी पे वर्क करवाते हैं क्लोज पाथ में, तो वो नॉन जीरो आता है। इसको आप ऐसी फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। लाइक आपके पास मैं एग्जांपल देता हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहते हैं कि वो क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। बल्कि आप सिर्फ ये तीन फोर्स याद रख लें, ये तीन फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव है। बाकी इसके अलावा कोई भी फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शन फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो सारी की सारी नॉन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो हम देखते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव वजह से क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो कैसे नहीं होता। ये आपके पास कोई पार्टिकल है, यहाँ पे पड़ा हुआ है पॉइंट ए पे, और इस पे आप फोर्स इधर अप्लाई करते हैं, ये अप्लाइड फोर्स है, ये बॉडी है और इसके ऊपर ये अप्लाइड फोर्स है, और ये बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ तक आ गया, पॉइंट बी तक आ गया। अब अप्लाइड फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा एफ डॉट डी। ठीक है, या आप कह लें कि एफ डी, क्योंकि एंगल दोनों के दरमियान जीरो बन रहा है, बिल्कुल आपने स्ट्रेट खींचा खींचा एंगल जीरो बन रहा है, थीटा जो है वो जीरो बन रहा है, तो लिहाजा जो अप्लाइड फोर्स में से वर्क डन है वो एफ डी है। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स में से, और फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो होती है वो अपोजिशन प्रोवाइड करती है, रुकावट प्रोवाइड करती है मोशन में। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा अपोजिट इन डायरेक्शन होती है, यानी वो इधर होगी, एफ, इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा ये वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, और ये वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये होगा एफ डॉट डी, और इस केस में आपकी एफ जो है वो छोटा एफ हम यूज करें, एफ डॉट डी इक्वल टू जाएगा एफ डी। और अब जो एंगल बन रहा है, एंगल अब आपका 180 बन रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इधर लग रही है, तो लिहाजा जो एंगल अब आपका बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है, और cos 180 जो होता है वो -1 होता है। लिहाजा डब्ल्यू एफ जो होगा वो क्या होगा, माइनस एफ डी। नहीं जी, अभी क्लोज पाथ नहीं बना, अभी आपका पार्टिकल सिर्फ पॉइंट ए से बी तक पहुंचा है, और हमारे पास जो वर्क डन हुआ है वो ये हुआ है।
अब आप दोबारा बॉडी को बी से ए की तरफ लाएं, तभी तो क्लोज पाथ बनेगा, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहां भी वापस पहुंचना है तो क्लोज पाथ बनेगा। तो अब आपने बी से स्टार्ट लेना है और ए पे पहुंचना है। तो अब दोबारा ये सूरत हाल कि इधर आपकी अप्लाइड फोर्स लग रही है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट इन डायरेक्शन होती है, यानी जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसने रोकना होता है। तो ये अब आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर लग रही है, राइट साइड पे। तो अभी वही केस कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेफ्ट साइड पे हो रहा है, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपकी राइट साइड पे लग रही है। लिहाजा अब भी जब पॉइंट बी से या पॉइंट ए की तरफ पहुंचेंगे वापस आपका अपना क्लोज पाथ बनाने के लिए, तो अब आपका जो वर्क डन होगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स वो भी होगा माइनस एफ डी। दोबारा वही सीन है, क्योंकि जो फोर्स है वो राइट साइड पे उसकी डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन है। तो लिहाजा एफ डी का जो आपको आंसर मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। और इस तरीके से जब आप पॉइंट ए पे दोबारा वापस पहुंचेंगे तो दोनों को जब आप सम करेंगे, ये माइनस एफ डी इंटू माइनस एफ डी प्लस माइनस एफ डी, ये आपके पास हो जाएगा माइनस टू टाइम एफ डी। ये जीरो नहीं हुआ, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, लिहाजा वर्क डन इन क्लोज पाथ बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉन जीरो। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस थी नेगेटिव वर्क की। जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है ये सारी की सारी पोजीशन डिपेंडेंट होती है। जैसा कि आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, जी एम एम ओवर आर का स्क्वायर। तो ये देखने आर पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर का स्क्वायर, ये भी पोजीशन डिपेंडेंट है। और तीसरी आपकी आपकी इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, वो भी कंजर्वेटिव है और उसका फार्मूला होता है वन बाई टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स जो है ये भी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, तो ये भी पोजीशन डिपेंडेंट है। तो जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं वो सारी की सारी पोजीशन डिपेंडेंट होती हैं, और ये जितनी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं ये पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होती। जिस तरह की अगर आप मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स क्यों है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है बल्कि वेलोसिटी डिपेंडेंट है। इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स जो है ये आपकी हमेशा जो है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसके अंदर जो फैक्टर है वो एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर अगर आपकी मतलब एक्स आपका नेगेटिव भी हो तो एक्स स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। लिहाजा इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स आपकी हमेशा नेगेटिव होगी, सॉरी हमेशा पॉजिटिव होगी। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने चेक करना हो कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है तो आप सिंपली उसका कर्ल ले लें, उस फोर्स का कर्ल लें। अगर उस फोर्स का कर्ल आपको जीरो मिलता है तो इसका मतलब है वो फोर्स कंजर्वेटिव है। अगर उस फोर्स का कर्ल आपको जीरो नहीं मिलता तो ये फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नहीं है। कर्ल आप फाइंड कर सकते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट ही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर आई जे के लिखते हैं और नीचे फिर इस वेक्टर के कंपोनेंट डेल के कंपोनेंट, ये पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आएगा, पार्शियल बाई पार्शियल वाई आएगा, पार्शियल बाई पार्शियल जी आएगा, और आगे फोर्स के कंपोनेंट एफ एक्स आ जाएगा, एफ वाई आ जाएगा और एफ जी आ जाएगा, और इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है और इस तरीके से आपके पास इसका कर्ल आ जाएगा। तो ये कर्ल आपका जीरो मिलेगा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, नॉन कंजर्वेटिव के लिए जीरो नहीं होगा। इसके अलावा कंजर्वेटिव फोर्स की एक और खूबी यह है कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आपका कोई एक स्केलर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और वो स्केलर फंक्शन इस तरह एग्जिस्ट करता है कि आप उसका जब ग्रेडियंट लेते हैं, नेगेटिव आप ग्रेडियंट लेते हैं तो वो आपको कंजर्वेटिव फोर्स प्रोवाइड कर देता है। ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आपका एक स्केलर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और वो स्केलर फंक्शन क्या होता है, ग्रेविटेशनल सॉरी वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हैं तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये है जी कंजर्वेटिव फोर्स का एक और पॉइंट। ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक स्केलर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और वो स्केलर फंक्शन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसका जब आप ग्रेडियंट लेते हैं नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट तो आपको वही कंजर्वेटिव फोर्स मिल जाती है। यानी एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप है। अभी जो ऊपर हमने पॉइंट लिखा था कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि फोर्स की चूंकि अभी हमने देखा है कि वो इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो लिहाजा आप उसी फार्मूले में इसको जरा रिप्लेस करके देखें, यानी डेल क्रॉस एफ जो इक्वल टू आपने जीरो पढ़ा है उसमें आप इसको रिप्लेस करें, एफ की जगह आप लगाएं माइनस डेल्टा यू, तो माइनस जो है ये आपका बाहर आ जाएगा और इस तरीके से आपके पास बन जाएगा डेल क्रॉस डेल यू, यानी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है, तो इस लिहाज से भी आप इसको देख सकते हैं। पावर क्या चीज़ है, वर्क डन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जब आप वर्क करते हैं तो हम कहते हैं कि ये पावर है, घड़ी की पावर को डिफाइन करती है। और पावर का जो रिलेशनशिप है, एक वर्क डन पर यूनिट टाइम है और दूसरा है एफ डॉट वी। यहाँ पे डॉट का मतलब कॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि पावर जो है ये आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर में तो वेक्टर नहीं आ सकता डॉट नहीं आ सकता। ये चीज़ें इस तरह ही देखी जाती हैं कि जब पावर एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसके आगे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता। इसके अलावा अ, ये आया कैसे है, बुक से भी आपने देखा हुआ होगा, क्योंकि वर्क डन को आप लिखते हैं एफ डी, और जब आप इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वो टाइम होता है ये आपको वेलोसिटी मिलती है, एफ बी। आपके जरा मैं माइक ऑन करने लगूं, बताइएगा कि अगर रोटेशनल मोशन है तो फिर पावर का फार्मूला क्या बनेगा। अगर मोटर सपोज एक इलेक्ट्रिक मोटर है वो रोटेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिकल पावर अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या बनेगा। इसका फार्मूला तो बना है एफ डॉट बी, उसका क्या बनेगा टॉ ओमेगा बनेगा। जी। टॉ ओमेगा टॉर्क और डॉट आपकी ओमेगा। आवाज़ जो है ना वो बहुत स्लो आ रही है। सर टॉ ओमेगा। हाँ जी, फोर्स का हमें पता है कि रोटेशन एनालॉग होता है टॉ
टॉर्क होता है, और वेलोसिटी का रोटेशन एनालॉग होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो लिहाजा रोटेशनल मोशन में जो आपकी पावर होगी वो टॉर डॉट ओमेगा होगी। इसके अलावा है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यानी जब आप किसी बॉडी पे वर्क करवाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। ये वर्क उसकी डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये वर्क उसकी अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, यानी कोई बॉडी जो है वो इस तरह मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट साइड पे जा रहा है, और आप और उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी आई, आप उसके ऊपर वर्क करते हैं कोई फोर्स अप्लाई करके, तो उसकी दायरा जब आपने वर्क किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज करने से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी, लिहाजा उसकी जो फाइनल फिर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी के ई एफ। तो इसका मतलब है कि आपने जो वर्क किया वो सारा कंज्यूम हो गया है उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में। तो आप अपना वर्क फाइंड कर सकते हैं कैसे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपको अपना किया गया वर्क मिल जाएगा कि आपने बॉडी पे कितना वर्क किया है। कंटेक्ट एंड नॉन कंटेक्ट फोर्सेज, कंटेक्ट फोर्स कौन सी होती है, नॉन कंटेक्ट फोर्स कौन सी होती है। कंटेक्ट फोर्स नाम से ज़्यादा ये ऐसी फोर्स होती है जो उस वक्त अपना इन्फ्लुएंस देती है जब बॉडी कंटेक्ट में हो, यानी टच में हो, यानी जब आप टच, जिस तरह आप कह सकते हैं कि आप दीवार पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपने उसको टच किया है, तो इस तरह आप कह सकते हैं वो कंटेक्ट में है आपके। लेकिन कुछ फोर्सेज होती हैं जो अपना इन्फ्लुएंस शो करती हैं विदाउट कांटेक्ट, यानी वो उस बॉडी के साथ कांटेक्ट में नहीं होती लेकिन उसके बावजूद वो अपना इन्फ्लुएंस शो करती हैं। तो कांटेक्ट फोर्सेज में कौन कौन सी फोर्स आपकी आ जाती है, नॉर्मल फोर्स आ जाती है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तभी लग सकती है जब तक बॉडी कांटेक्ट में हो। जैसे कि आप अक्सर एग्जांपल पढ़ते हैं कि ये टेबल पड़ा हुआ है, इस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है और बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो इसके ऊपर लग रहा है ये तब तक ही लगेगा जब तक बॉडी जो है, जो बुक है, वो टेबल के साथ कांटेक्ट में है। अगर कांटेक्ट में नहीं होगी तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग की फोर्स भी उसी वक्त आप फील कर सकते हैं जब वो स्प्रिंग किसी बॉडी को हिट करेगा, जाके टच करेगा, कांटेक्ट में होगा, तब आप उसकी फोर्स को फील करेंगे। इसी तरह टेंशन है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन तभी होगी जब उस बॉडी को आप उसके साथ अटैच करेंगे। जिस तरह ये अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो इसके अंदर आप टेंशन तब तक नहीं होगी जब तक कि बॉडी इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा। ये आपने कोई एम इसके साथ अटैच किया तो अब इसके अंदर टेंशन आ गई है अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स है, अब हवा की रगड़ है, तो हवा की रगड़ भी बॉडी के साथ टच करती है, एयर टच करती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो प्रोवाइड होती है। इसके अलावा ए फोर्स विच नीड नो कांटेक्ट विद द बॉडी, उसको आप कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। आपके पास जितनी भी फोर्स, बेसिक फोर्सेज हैं, वो सारी की सारी नॉन कांटेक्ट है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब देख लें ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन जो है वो यहाँ पे पड़ी होती है और कोई बॉडी जो एम है वो यहाँ पे पड़ा होता है, तो ये इसको बगैर टच किए अपनी तरफ खींच लेती है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, एक प्रोटॉन इधर पड़ा है एक प्रोटॉन इधर पड़ा है, तो उसके बावजूद प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये सारी की सारी नॉन कांटेक्ट फोर्सेज में है। इनको अपना इन्फ्लुएंस देने के लिए, अपना इंपैक्ट देने के लिए बॉडी के साथ कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी, आपके पास कोई बॉडी है, जैसा कि ये अर्थ है और यहाँ पे कोई मैस एम पड़ा है, आप इस बॉडी पे वर्क करते हैं, इस मैस एम पे वर्क करते हैं और इसको उठा के आप ले आते हैं यहाँ पे, जो पॉइंट ए पे आप ले आए, तो जितना आपने इस बॉडी के ऊपर वर्क किया है इसको यहाँ से यहाँ उठा के लाने में, ये सारा का सारा वर्क जो है वो ये पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए। यानी आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या है, वर्क डन या वर्क स्टोर्ड इन अ बॉडी। डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं जिसका भी फार्मूला भी लिखा है या शायद अभी नीचे होगा, जिसको आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला लिखते हैं एम जी एच, ठीक है। और एक हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो सिंपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड का मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि अभी हम चूंकि अर्थ की बात कर रहे हैं तो लिहाजा ग्रेविटेशनल फील्ड हम फोर्स फील्ड को लेंगे। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो फिर वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी, फिर वो फोर्स फील्ड होगी। तो किसी भी फोर्स फील्ड के अंदर वो ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी हो सकता है, और जो इलास्टिक फोर्स भी हो सकती है उसका फील्ड भी हो सकता है। तो उसके फील्ड के अंदर जब आप बॉडी पे वर्क करवाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसको हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसा अभी भी इसके स्टार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे आपकी अर्थ है और यहाँ पे बॉडी है, इसको हमने उठा के यहाँ तक हम लाए, जितना वर्क किया है ये सारे सारे से कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं वो फोर्स फील्ड के अंदर कर रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कर रहे हैं, तो लिहाजा ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, प्रॉब्लम ये था यानी अगर हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है पोटेंशियल एनर्जी का mgh, तो फिर हमें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत क्यों आई, हालांकि उसका फार्मूला होता है g इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर। तो ये दोनों फार्मूले आप देख सकते हैं डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मौजूद था mgh, तो फिर हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव करने की या इसको इस्तेमाल करने की क्यों जरूरत पेश आई। तो पोटेंशियल एनर्जी का प्रॉब्लम ये है कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर एक टर्म इन्वॉल्व है mg, और mg आपको पता है वेट होता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, एक्चुअली बॉडी पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वेट। ये पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला mgh ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब आपकी जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। जब तक आपकी फोर्स कांस्टेंट है तब तक आपका ये फार्मूला वैलिड है, लेकिन जब आपकी फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती फिर आप इस फार्मूले के मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी फाइंड नहीं कर सकते। और हमें ये भी पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो वेरी करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए, यानी उसका फार्मूला होता है जी एम एम ओवर आर का स्क्वायर, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करती है। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो उसके स्क्वायर के लिहाज से फोर्स जो है वो
डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा ये फिर हमारा जो फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का ये वैलिड नहीं रहता, क्योंकि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रह पा रही, जिस वजह से ये फार्मूला भी हमारा कांस्टेंट नहीं, ये वैलिड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। फिर हमें जरूरत पड़ती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की, और इसके लिए फिर हमें एक काम करना पड़ता है कि हमने अपना एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना होता है इन्फिनिटी के ऊपर। और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये पार्टिकल था, कोई बॉडी एम जमीन की सरफेस पे पड़ा है, हम इसको उठा के इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे क्यों लेके जा रहे हैं हम, ये इन्फिनिटी पे इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और ये हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो है। हालांकि अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं है, वीक जरूर हो सकती है, मिनिमम जरूर हो सकती है, लेकिन इसकी जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि जितना डिस्टेंस हम देख रहे हैं एक स्टार से लेकर दूसरे स्टार तक कई नूरी साल कई लाइट ईयर का डिस्टेंस है, जो देखने में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन उसके बावजूद ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना। और जितना भी बड़ा हो जाए, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म पड़ी है, और जितना भी बड़ा हो जाए कुछ वैल्यू तो देगा ना। यानी एक अर्थ से लेकर आप इस कायनात यूनिवर्स के अंदर कोई स्टार मौजूद है, उस पे आप जाते हैं किसी भी पार्टिकल को उठा के, तो वो डिस्टेंस मेजरेबल तो है ना, चाहे वो लाइट ईयर्स में क्यों ना हो। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, अगर आप कहें कि बिल्कुल जीरो होगा तो ऐसा नहीं है, मिनिमम जरूर हो सकती है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत कम हो सकता है, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं हो सकती। तो ये है हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम क्यों इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम हाई से हाई डिस्टेंस पे जाते हैं तो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि इनवर्स के लॉ को फॉलो करते हुए उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से हमारा ये जो रिलेशनशिप था एम जी एच वाला, ये होल्ड नहीं करता। लिहाजा हमें एक नया रिलेशनशिप डिराइव करना, जो कि ये था U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर। और इसमें आर जो है ये कहाँ से डिस्टेंस लेना है आपने, ये सेंटर ऑफ द अर्थ से लेना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आर आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल भी वैलिड दी है कि जब आप नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होते हैं उस वक्त आपका ये फार्मूला एप्लीकेबल है, लेकिन जब आप हाइट पे चले जाते हैं, जैसे कि हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो उस वक्त आपकी जो जी की वैल्यू होती है वो रिड्यूस हो जाती है जी/4। और जब आप डबल रेडियस के इक्वल चले जाते हैं, यानी 2r के इक्वल आप चले जाते हैं हाइट पे, तो फिर आपकी जी की जो वैल्यू वो रिड्यूस हो जाती है जी/9। और सिमिलरली अगर आपकी हाइट जो है वो 3r, यानी सरफेस ऑफ अर्थ से आप ऊपर इतना जाते हैं कि 3 रेडियस की इक्वल हाइट आप कवर कर लेते हैं, तो फिर आपकी जी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है 16 गुना। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जी पे डिपेंड कर रही है, यानी कि हाइट पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, और आपकी जो अप्लाइड फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। लिहाजा ये हमारा फार्मूला जो एप्लीकेबल नहीं रहता, ये उस वक्त तक एप्लीकेबल है जब तक आपकी एफ जी जो है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट है। सेंटर ऑफ अर्थ पे जो आपकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, और इन्फिनिटी पे भी आपकी वैल्यू जीरो है। नेगेटिव साइन क्या शो कर इस फार्मूले के अंदर, ये जो नेगेटिव है ये शो कर रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो अट्रैक्टिव है, सॉरी यहाँ पे इज अट्रैक्टिव। और इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई कोई पार्टिकल जो है वो आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल के ले जाए, तो फिर आपको अपने पास से एनर्जी सप्लाई करनी होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी शो कर रही है कि पार्टिकल को वो खींच रही है, अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्टिव है। और आप चाहते हैं कि मैं पार्टिकल को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से कि अपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊं, तो लिहाजा आपको एनर्जी सप्लाई करनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी याद रखें ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, बल्कि ये किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से होती है। जैसे कि आप सरफेस ऑफ अर्थ को अपना रेफरेंस मान लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है जी एम ओवर आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप एक ठीक ठाक सफिशिएंट हाइट पे चले जाते हैं, तो फिर जी की वैल्यू इक्वल हो जाती है जी एम ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। और इसमें एच जो है ये आप कंपेरेबल कह सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, यानी इतनी ज्यादा, यानी फ्यू 100 किलोमीटर की जब बात होनी शुरू हो जाती है, या थाउजेंड ऑफ किलोमीटर की बात होना शुरू हो जाती है, तो फिर आपका ये फार्मूला वैलिड होता है। एस्केप वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी होती है जिससे आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाता है। और इसका फार्मूला है 2 g r, स्क्वायर रूट ऑफ 2 g r, और इसकी वैल्यू है 11 किलोमीटर पर सेकंड। यानी जब भी आप किसी पार्टिकल को 11 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से स्पीड से फेंकते हैं, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से लीव कर जाता है। और इस फार्मूले से आप देख सकते हैं कि फार्मूले के अंदर सिर्फ दो चीजें हैं जिन पे ये डिपेंड कर रहा है, एक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दूसरा है रेडियस ऑफ द अर्थ। ये आर जो है ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ऑब्जेक्ट का रेडियस नहीं है। यानी ये ना समझिएगा कि ये जो आप मैस है इसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये इसका रेडियस ऐसा नहीं है, बल्कि क्योंकि आप इसको अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से आप बाहर निकालना चाहते हैं, तो लिहाजा ये जो आर है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। सिमिलरली अगर आप जुपिटर की बात करते हैं कि किसी पार्टिकल को आप जुपिटर के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना चाहते हैं, तो फिर ये आर जो होगा ये जुपिटर का होगा। तो इन फार्मूले से आप देख सकते हैं सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, इसकी वेलोसिटी, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक रेडियस ऑफ द अर्थ है। ये जो मैथ ऑफ पार्टिकल है इस पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, ये मैथ सिंगल है, डबल है, ट्रिपल कर दें आप, और आपसे पूछ लीजिए कि बताइए इसके वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप मैथ डबल करें ट्रिपल करें, बस वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकंड आनी चाहिए। नेक्स्ट है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या है जी, सूरज से आने वाली जो एनर्जी होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको आप कहते हैं सोलर कांस्टेंट। एटमॉस्फेयर के अंदर सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.4 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर, और जमीन की सरफेस पे आते हैं क्योंकि रास्ते में एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ, या डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंचते पहुंचते ये एनर्जी जो है ये कम हो जाती है 1.0 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। और लास्ट टॉपिक
अगर हम हवा की फ्रिक्शन को इग्नोर करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, तो जब कोई बॉडी और ड्रॉप करते हैं किसी भी सर्टन हाइट से, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की लॉस होता है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के गेन में। इधर एक पार्टिकल है वो यहाँ पे अगर पड़ा है, ये अर्थ है और पार्टिकल यहाँ पे पड़ा है, तो इसके इस वक्त चूंकि यहाँ पे वो रेस्ट पे है, तो लिहाजा इसकी वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक वेलोसिटी के साथ होता है और ये फिलहाल रेस्ट पे पड़ा है, लिहाजा इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब जब आप इसको ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप करने से इसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कम हो रहा है, लिहाजा एम जी एच के फार्मूले के मुताबिक डिस्टेंस कम होने से आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि आप ये वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, तो वेलोसिटी गेन करने का मतलब कि आप इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, तो लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस आ रहा है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के गेन में। तो लॉस की पोटेंशियल एनर्जी को आप लिख सकते हैं GH1 - H2। GH1 है टोटल हाइट, H1 आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, तो ये हाइट जो है ये H2 है। तो इस पॉइंट के ऊपर आप अगर देखना चाहें कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी रह चुकी है, तो आप इस पॉइंट बी पे इस फार्मूले को यूज करके पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, और इस पॉइंट बी पे आप काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस mv1 का स्क्वायर। V1 तो आपने चूंकि स्टार्ट किया था जीरो से, तो लिहाजा ये वाली टर्म तो आपकी जीरो हो जाएगी, और V2 चूंकि आप पॉइंट बी पे, तो वो रुका हुआ नहीं है बल्कि किसी वेलोसिटी के साथ आ रहा है नीचे, तो लिहाजा इस पे इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन की बात करें, तो ये ऊपर वाला फार्मूले में आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी कि जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वो सारे का सारा कन्वर्ट नहीं होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बल्कि कुछ हिस्सा उसका जो है वो वर्क करने में जाया हो जाएगा फ्रिक्शन की अगेंस्ट। आप प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रिक्शन पे ओवरकम करने के लिए, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन।